नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। तो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके में बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले में 2 संदिग्ध को हिरासत में लिए गए हैं। एयरफोर्स स्टेशन में खड़े हेलीकॉप्टर निशाने पर थे, यानी कि आपको बता दें कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया गया था। धमाके में आईएएफ के 2 जवान घायल हुए। कोई भी उपकरण क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, यानी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ इस धमाके से। आईएएफ की इंटरनल असेसमेंट और एनआईए जांच कर रही है इस मामले में। डीजीपी ने विस्फोटकों को आतंकवादी हमला करार दिया है, यानी ये जो विस्फोट हुआ है उसे आतंकवादी हमला करार दिया है। विस्फोटों के बाद से 3 मुख्य एयरपोर्ट्स हाई अलर्ट पर है। एयरफोर्स स्टेशन पर धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। वहीं इस मामले में डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू एयरफोर्स क्षेत्र में दोनों विस्फोटों में पेलोड के साथ ड्रोन के इस्तेमाल से विस्फोटक सामग्री गिराए जाने का संदेह है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच जारी है, जबकि 2 विस्फोटों के बाद 3 मुख्य एयरपोर्ट श्रीनगर एयरपोर्ट, श्रीनगर तकनीकी हवाई अड्डा और अवंतीपुरा हवाई अड्डे को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अंबाला और पठानकोट वायुसेना स्टेशनों को भी अलर्ट पर रखा गया था। एक बार आपको फिर से बता दें कि जिस तरीके से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया गया है, किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश थी, लेकिन नाकाम हो गया। इस मामले में फिलहाल 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस हमले के बाद से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। मामले की जांच शुरू हो गई है, एफआईआर भी दर्ज की गई है और जो आईएएफ की इंटरनल असेसमेंट और एनआईए लगातार इस मामले में जांच कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आखिरकार इस हमले को यानी आतंकी करार दिया गया, आतंकी हमला करार दिया गया है। आखिर क्या मंसूबा है? तकनीकी तौर पर कई तरह की जानकारियां मिल रही है। जो इस वक्त जो कहा जा रहा है उसमें सीधे सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीमा पार से इस घटना को यानी इस हमले की साजिश रची गई थी और बहुत ही टेक्निकल तौर पर, यानी इसमें कोई आतंकी जो अनपढ़ आतंकी होता है वो नहीं कर सकता है। इसमें बहुत बड़े इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है और इसी पर हम बात करेंगे। तो जम्मू एयरबेस पर धमाके से जुड़ी बड़ी खबर। धमाके को अंजाम देने वाला सीमा के अंदर ही मौजूद सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हमले की साजिश सीमा पार रची गई थी, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आईजी कमिश्नर ने एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में सीआरपीएफ और बीएसएफ के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। बैठक में एयरपोर्ट की सुरक्षा की समीक्षा भी की गई है। एक बार आपको फिर से बता दें कि जम्मू एयरबेस पर धमाके से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और आतंकी ने एक बार फिर से अपने नाकाब मंसूबे को कामयाब करने के लिए यह साजिश रची, लेकिन साजिश नाकाम हो गई है। हमले की साजिश सीमा पार रची गई थी, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, क्योंकि बार बार ये जो चर्चा हो रही है, जिस तरीके से हमला किया गया है, जिस तरह से वहां पर चीजें दिखाई जा रही है, उसमें ये कहा। और ये सबसे बड़ा सवाल, ये पहला सवाल, क्या एयरबेस पर ड्रोन से किया गया था हमला? एक बार आपको फिर से बता दें कि जो पुष्टि हुई है, जो बातें कही जा रही है, क्या भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट थे निशाने पर? यह दूसरा हमारा सवाल है। और तीसरा सवाल यह है कि क्या फिर से पठानकोट अटैक दोहराने की साजिश थी? चौथा सवाल, क्या सीमा के अंदर धमाके के साजिशकर्ता अभी भी छुपा हुआ है वहां पर? यानी कि जिस तरीके से धमाका किया गया है, देश में मौजूद स्लीपर सेल कैसे और कब खत्म होंगे, यह एक बड़ा सवाल है। एक बार आपको फिर से बता दें कि यह हमारा जो सवाल है और इसी सवाल को लेकर हम आज अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस तरीके से आतंकी हमले को हम कब तक झेलते रहेंगे और कब खत्म होगा देश से आतंकी गतिविधियां। तो जम्मू एयरबेस पर हुए धमाके को लेकर पूर्व विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, संभावना है ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है, पर ड्रोन इतना बड़ा होना चाहिए कि ऐसा वेपन कैरी करे जो कि डायरेक्टली 6 से 8 इंच की जो आरसीसी की जो ऊपर जो सीमेंट की जो सिविल सीलिंग है उसको छेदता हुआ अंदर चला जाए। ये कोई मामूली नहीं है। और फिर उसको रिमोट कंट्रोल करना है। रिमोट कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा था? अगर रिमोट कंट्रोल किया जा रहा था जम्मू के अंदर से, तो कौन कर रहा था? और क्यों नहीं है सिक्योरिटी एजेंसीज को पता चला? सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी सारी हैं वहाँ पे, सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी भरी हुई है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर उनकी कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण ये हुआ है, अगर वो पहले पता होता। और दूसरी बात है, उसके बाद पता चल रहा है कि संदिग्ध पकड़े गए हैं। अब क्यों पकड़े गए हैं? अगर हमारी इंटेलिजेंस तगड़ी होती तो 2 दिन पहले पकड़े जाते। तो बेसिकली जो है, अगर ये ड्रोन से हमला है या मोटर अटैक है, मोटर अटैक भी ऐसा ही होता है। धमाके दोनों में 2 धमाके हुए हैं।
अगर इस तरीके के धमाके हुए हैं और या ड्रोन से भी अटैक है, तो सवाल पैदा होता है ड्रोन कहाँ से आया, कितना बड़ा था, कौन कंट्रोल कर रहा था, कंट्रोलिंग पार्टी किधर बैठी थी। ये सब इंडिया के अंदर से हुआ है, ये कोई सैटेलाइट के कंट्रोल से नहीं हुआ है। जी, बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि आखिरकार हमारे जो इनपुट हैं, जो इंटेलिजेंस हैं, वो इस वक्त वहाँ पर क्या कर रही थी। इतने सुरक्षा कर्मी लगे होने के बावजूद भी वहाँ पर ड्रोन हमला कैसे हो सकता है। और के सिन्हा इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आरबी शर्मा रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुलदीप खोड़ा जो कि पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे अहम सवाल जो है, ठीक है, इस मामले की जांच हो रही है कि आखिरकार ये धमाके के पीछे किसकी साजिश है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक बार फिर से सीमा पार से इस साजिश को रचा गया है, तो क्या इसका मायने क्या निकाला जाए। शांति में जिस तरीके से खासकर शांति को लेकर जम्मू कश्मीर में जो बैठक हो रही है या फिर प्रधानमंत्री ने जो बैठक की है, क्या उस शांति बहाल से बौखला रहा है पाक। सिन्हा जी। देखिए, बात उठाई है कि ये है क्या आतंकवादी हमला है। मेरा ये मानना है कि ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये आपका स्ट्रेटेजिक जो एसेट होती है वो यहाँ रखे जाए, उसको डायरेक्ट और चाहे तो किस तरह से भी हुआ हो, वो आप ये मिलिट्री तरीके से इसको लेना चाहिए, ना कि आप इसको बताई कर दीजिए कि कोई ऐसे स्ट्रे आतंकवादी हमला है। बिल्कुल के सिन्हा जी, क्योंकि वहां के डीजीपी ने इस बात की पुष्टि की है कि ये जो हमला है वो आतंकी हमला है। आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। आरबी शर्मा जी के पास हम जाना चाहेंगे। आरबी शर्मा साहब, क्या इस हमले का क्या मायने है। पहली बात तो ये कि इस प्रकार का ड्रोन का पहला हमला जम्मू और कश्मीर में हुआ है जी। इससे पहले हमारे पर जो हमला हुआ था पठानकोट एयरबेस पर, उसमें और इस कल आज रात के हमले में थोड़ा अंतर है। बात यह है कि हमला एक तो रात को हुआ है लगभग 1:45 2 बजे के करीब। दूसरा ये कि ये मालूम किया जा रहा है कि इनका जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो जम्मू के अंदर से है या सरहद पार से है। देखिए, जहां पर ये हमारा अड्डा है, ये नॉन मिलिट्री अड्डा असैनिक है। यहाँ पर मिलिट्री के केवल हेलीकॉप्टर्स है और ट्रांसपोर्ट प्लेन्स का इस्तेमाल होता है। बाकी नॉर्मल आवागमन के लिए ये जम्मू का हवाई अड्डा इस्तेमाल होता है। और दूसरी बात ये है कि ये हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उससे केवल 14 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए ये मानना कि कंट्रोल अवश्य ही भारत के अंदर से हो, ये सही नहीं है। इसका कंट्रोल भारत की सीमा के पार से भी हो सकता है और अंदर से, लेकिन अंदर इस पूरे अटैक के सहयोगियों का अंदर होना बहुत लाजमी है। एक इस बात को ध्यान में रखना है। और दूसरे ये कि ये हमें मालूम था कि ड्रोन अटैक आजकल हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया में इजराइल ने करके देखा है और हमारी इसके लिए तैयारी भी है। ऐसा नहीं है कि ड्रोन अटैक्स के खिलाफ हमारी तैयारी नहीं है। अगर आपको याद हो तो भारत में इस प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशंस दिए गए हैं जहां हम स्वार्म ऑफ ड्रोन से काम करते हैं। इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। जी जी बिल्कुल, ये बात जरूर है कि हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए, चौकन्ना होने की कोशिश, विशेषकर उन लोगों से जो हमारे भारत के अंदर हैं और वो शांति भंग करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जो जिस प्रकार की पहल भारत सरकार कर रही है जम्मू और कश्मीर में, उसको विफल किया जाए या उसमें विघ्न डाले। जी बिल्कुल, इससे हम जोड़ के देखा जा सकता है। कुलदीप खोड़ा जी, क्योंकि जब वहां के डीजीपी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि ये जो हमला है वो आतंकी हमला वो मान रहे हैं। और निश्चित तौर पर रात के अंधेरे में जिस तरीके से हमला किया गया, ड्रोन से हमला किया गया है, हाई सिक्योरिटी जोन है वो, और इसके बाद साजिश रची गई है, एक बड़े हमले की साजिश थी। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अभी जो इनपुट वहाँ से सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है।
हम आपके क्योंकि चूंकि आप वहां रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार ये कैसे संभव हो सकता है और क्या मायने हो सकते हैं। देखिए, दो तीन बातें इसमें बड़ी क्लियर है। जी पहला तो यह है कि आतंकी हमला है। दूसरा यह है कि चूंकि ऊपर से हुआ है अटैक, तो ज्यादा संभावना, बल्कि लगभग पूरी संभावना है कि ये ड्रोन अटैक था। जी। और तीसरी चीज जो है, जो इसमें टारगेट्स फिक्स किए गए थे, वो एक हेलीकॉप्टर का जो हैंगर है वो पास में था, और दूसरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC वो बिल्कुल पास में था वहां पे। तो ऑब्वियसली ये दो टारगेट रखते हैं जिनकी ग्रिड रेफरेंस इसमें फीड की गई थी, और ग्रिड रेफरेंस के द्वारा प्रोग्रामिंग करके ये अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। और आपने देखा होगा पिछले लगभग 1 साल में काफी मॉड्यूल्स बस्ट किए गए, जिसमें कुछ मॉड्यूल तो जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के थे, जिनको सप्लाईज भेजी गई पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए, हथियारों की, ड्रग्स का भी व्यापार हुआ ड्रोन के जरिए। और लास्ट ईयर एक मॉड्यूल जिसको न्यूट्रलाइज किया गया, जिसमें 4 जैश के आतंकी मारे गए, उनसे काफी हथियार बरामद हुआ, वो भी ड्रोन के जरिए आया था। और ये ड्रोन का जो अब यूज है पाकिस्तान ISI या पाकिस्तान आर्मी के द्वारा काफी हो रहा है। और एक ड्रोन तो पीछे कुछ महीने पहले BSF ने मार गिराया भी था, वो भी पाकिस्तान से आया था जी। तो इसमें ड्रोन का इस्तेमाल तो लगभग निश्चित है। और जो अभी तक संभावना जो इसमें आ रही है, जो इनपुट्स आ रही है अभी तक, ये लश्कर और लोकल हिजबुल मुजाहिदीन का इसमें संगठन था जिन्होंने ये कार्य रचाया। अब ये क्यों इस टाइम पे किया गया? एक तो पाकिस्तान का देखा होगा आपने, जब भी कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है कश्मीर के मामले में, चाहे वो वाजपेयी साहब ने जब 1999 में लाहौर का दौरा किया, उसके बाद कारगिल वार हो गया, या जब भी इलेक्शंस होते हैं तब ये कार्रवाइयां होती है इस टाइप की। 2005 में जब बस सर्विस स्टार्ट की गई POK और JNK के बीच में, तब भी TRC श्रीनगर पे, जहां पे बस का ऑरिजिनेशन पॉइंट था, वहां पे आतंकी हमला हुआ, सुसाइड अटैक हुआ, वो जलाया गया पूरा। 2008 में अक्टूबर में जब ट्रेड स्टार्ट हुआ POK और JNK के बीच में, तब बॉम्बे ब्लास्ट हो गए। और अब की बार जो पाकिस्तान की उम्मीद से बहुत बहुत बाहर था, उनको ये लग रहा था कि कश्मीर के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो 370 के बाद इंडियन लीडरशिप, इंडियन मेन स्ट्रीम लीडरशिप के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। उनको एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ, क्योंकि जो मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर ने जो बुलाई थी बैठक, उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया, बड़े कंडूसिव एटमॉस्फेयर में पार्टिसिपेट किया और बड़े पॉजिटिव तरीके से पार्टिसिपेट किया। और ये उसमें लगभग एक रोड मैप दिया गया कि यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन का काम होगा, उसके बाद इलेक्शन होंगे, और हालात ठीक रहने पे फिर स्टेटहुड भी दिया जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। और साथ ही में कुछ दिन पहले लाहौर में लश्कर तोयबा के जो चीफ है हाफिज सईद, उनके घर के बाहर ब्लास्ट हुआ, जो पाकिस्तान ने ये कहा कि ये एक्सटर्नल एजेंसीज का काम है। ये 2 वाक़ा हुए कुछ दिन पहले, जिसके नतीजे में ये पूरी संभावना है कि उसके रिटेलिएशन में किया है। लेकिन अब हिंदुस्तान का क्या इसमें रिस्पॉन्स रहना चाहिए? वो जैसे हिंदुस्तान ने किया, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को बहुत आइसोलेट किया है अभी तक, वो और उसमें मजीद इजाफा करना है। और जो 2 फ्रंट्स पे इंडिया ने लड़ना है, उसकी पूरी तरह से तैयारी करनी है। उसके साथ साथ जो टारगेट्स है पाकिस्तान में, चाहे वो ट्रेनिंग कैंप्स है, वो चालू है, उनको टारगेट करना बड़ा जरूरी है। और पाकिस्तान के लिए ये एक कॉस्टली अफेयर बनाना है कि हिंदुस्तान में, खासतौर पर JNK में आतंकी कार्रवाइयों को चालू रखे, उसके नाकाबिल बनाना है पाकिस्तान को। ये हिंदुस्तान ने इस बारे में सोचना है, एक रोड मैप बनाना है, उसमें कार्रवाई करनी है। सिन्हा साहब से जवाब ले लेते हैं। जी, के सिन्हा साहब, निश्चित तौर पर जैसे कि इस बात को बार बार दोहराया जा रहा है कि जब भी हिंदुस्तान में कुछ अच्छी पहल होती है, खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर, तो पाकिस्तान को वो पछता नहीं है। और इस बार भी देखिए, 2-3 दिन पहले जो बैठक हुई थी प्रधानमंत्री के साथ, बड़े ही पॉजिटिव में सारे जो नेता हैं वहाँ के, वो चेहरे बहुत ही मुस्कुराते हुए दिखे और बैठक के बाद भी बहुत ही खुश नज़र आए। सब ने यही कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छी पहल की है। सवाल ये उठता है कि क्या
पाकिस्तान को ये पच नहीं रहा है, बौखलाया हुआ है, और क्या हिंदुस्तान को अब इस मामले में कोई कड़ा संदेश देने की जरूरत है? के सिन्हा साहब? देखिए विद्या साहब, सागर साहब, आपने जो बातें उठाई हैं उसमें कोई शक नहीं कि जब भी हमारे यहाँ कुछ अच्छा होता है तो पाकिस्तान दखलंदाजी करता है। मगर इसके पीछे ये कह देना कि कि देखिए ये जो हाइब्रिड वॉर है ये आज से नहीं चला है, बहुत सालों से चल रहा है और हर समय पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता है जी। बात इसकी है कि हम सबको आतंकवादी हमला कह के उसके बाद इसको ना ब्रश असाइड करके कि हमें ऑप्शंस क्या हैं, हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए, मैं इस पे विश्वास नहीं करता। देखिए आपके एयरफोर्स का बेस है, मिलिट्री बेस, वो मिलिट्री बेस के अंदर जहां आपकी टेक्निकल एरियाज हैं उसको वो पेनिट्रेट करता है। और पेनिट्रेट क्या करता है, हम कह रहे हैं ड्रोन्स, अभी तक एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं हुई कि ड्रोन्स अक्रॉस आई है, और इस तरह की ड्रोन्स यदि आती है 15-16 किलोमीटर और उसको वापस जाती है विद जीपीएस और पिन पॉइंट अटैक करती है, ये काबिलियत नहीं है जी ये आतंकवादियों के पास। ये अपने को झूठ बोलना होगा, अपने को दिल में समझाना। कोई आतंकवादी संगठन, ये तो फूटे फूटे संगठन हैं जहां से चाइना जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, लश्कर ए तोबा का बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। को यदि आप देते हैं, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक है, और ये स्ट्राइक कोई भी कारण हो उन चीजों से होगा यदि आपकी रिस्पांस इमीडिएट और वेरी वेरी स्ट्रेंड नहीं होगी तो ये इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। बिल्कुल, और हमने पहले भी कहा था जी के सिन्हा साहब, हमने यही सवाल पहले भी यही उठाया था कि कोई भी आतंकी, जो आपने भी ये बातें अभी कही है कि आतंकी के पास इतना माइंड नहीं होता है, सब जाहिल होते हैं, ठीक है फायर कर सकता है कुछ, लेकिन ये जो टेक्निकल एरिया में जिस तरीके से हमला किया गया है, ड्रोन से हमला किया गया है, ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है और मास्टरमाइंड, यानी कि सीधे सीधे पाकिस्तानी आर्मी का भी इसमें हाथ हो सकता है, जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रहे हैं, प्लांट हो रहा है वहां पर 100% जी। आप इसको मत, यदि अक्रॉस से हुआ है, यदि स्लीपर सेल्स ने उड़ा करके, देखिए ये इसके 2-3 ये हैं, एनआईए ने तो ये कह दिया है कि ये ड्रोन अटैक ही था और ड्रोन से आया था। आर्मेनिया अजरबैजान में आपको नगोर्नो कराबाख के इलाके में ड्रोन का पहला बहुत ज्यादा ही आपका ये चीजें, इस तरह की चीजें दिखाई दी थी, पर वहां आपके एयरफोर्स नहीं इन्वॉल्व हुए थे, ना तो आर्मेनिया के पास है ना अजरबैजान। हमारे पास, आपके पास एयरफोर्सेस हैं, आपके पास रडार सिस्टम है, आपके ये जो मिलिट्री बेसेस होते हैं, खास करके जो फॉरवर्ड जो एयर बेसेस होते हैं, उसके चारों तरफ पैरामीटर डिफेंस इतना तगड़ा होता है, आपके एक गन्स लगे होते हैं, और ये रात के अंधेरे में जब ये होता है तो आपका पूरा दिन का उजाला होता है जी। तो ये कहना कि वो आपका पेनिट्रेट करके चला गया, इसको समीक्षा ही गलत होगी जी बिल्कुल। ये आपके रिस्पांस यदि गलत होगा, यदि आप इसको कह दें कि आतंकवादियों ने कर दिया, यदि आतंकवादियों ने, इसको एक मोटार अटैक भी होती है जो कि आपका 51 मिलीमीटर मोटर, बहुत छोटी सी हथियार है, और आपका उसके अंदर में सेल्स होते हैं, वो फायर करते हैं, जिस तरह से पेनिट्रेट हुए हैं, तो वो पॉसिबिलिटी है। उसको लो ग्रेड कह देना तो मेरा ये नहीं मानना है। हमारी चूकें हैं, और इस चूक का एक ही तरीका है, आप कितना भी इंटेलिजेंस को ब्लेम कर लीजिए, कितने भी आपने तैयारी को ब्लेम कर लीजिए, आपका डिटरेंस जो होता है, एक डेटरेंस हो जाता है, जो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस है कि दुश्मन का रूह कांपे इस तरह की कार्रवाइयां करने के लिए, तो उसमें हम कहीं शॉर्ट अप है, हम थोड़ा कमी में रह जाते हैं। अभी 48 घंटे से भी ज्यादा समय हो चुका है, रिस्पांस नहीं है खोड़ा साहब। तो जी नहीं, बहुत मुझे बहुत इसकी गिला है, रिस्पांस इमीडिएट होती है। खोड़ा साहब, आतंकियों की बात करते हैं तो पाकिस्तान आर्मी का उसमें शामिल होना ये तो निश्चित है। ये तो जब से 1990 से, जब से, या बल्कि 80s से, जब पंजाब में टेररिज्म स्टार्ट हुआ, पाकिस्तानी आर्मी टेररिज्म का बिल्कुल साथ ये इकट्ठे काम कर रहे हैं। जितने भी आतंकी हमने पकड़े, जो गिरफ्तार हुए, उनकी इंट्रोगेशन में, हर ट्रेनिंग पैक में पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर्स उनको ट्रेनिंग देते हैं। जब इन्फिल्ट्रेशन होती है तो लॉन्चिंग पैड्स पे वो आर्मी मैनेज करती है। जब इन्फिल्ट्रेटर्स अंदर आते हैं, उनको कवर फायर पाकिस्तान आर्मी देती है।
तो इसलिए जब हम आतंकी ग्रुप की बात करते हैं तो पाकिस्तान आर्मी उसका एक रेगुलर हिस्सा है। तो ये जो है ड्रोन लॉन्च करना, ये निश्चित तौर पे टेक्निकल हैंड्स का, जो आर्मी के टेक्निकल हैंड्स हैं वो उनका काम तो है ही है, और साथ में जो लश्कर या जैश या हिजबुल मुजाहिदीन वो उनके साथ इकट्ठे मिलजुल के ये सारा काम करते हैं। ये कभी कोई छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर करता है टेररिज्म, बिल्कुल, और स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। और साथ में इसमें जो टारगेट सिलेक्ट किया गया, अगर ये निशाने पे पड़ता जो उनका निशाना था ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, तो पूरे इस पठानकोट से इधर का सारा जो एयर ट्रैफिक वो डिसरप्ट होना था, चाहे वो आर्मी ये जो डिफेंस ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक, या चाहे पैसेंजर एयर ट्रैफिक है। यहाँ के जो श्रीनगर जम्मू के एयरपोर्ट जो है, लेह का एयरपोर्ट जो है, ये सारे डिफेंस एयरपोर्ट्स है, ये एयरफोर्स के पास तीनों एयरपोर्ट्स हैं। तो ये सारा मैकेनिज्म जो है फ्लाइट्स का, ये डिसरप्ट होना था और काफी देर के लिए डिसरप्ट होना था। ये डायरेक्ट अटैक है इंडिया की इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी पे, और ये एक मिलिट्री अटैक है। बिल्कुल, तो इसलिए इंडिया का रिस्पांस एक मिलिट्री रिस्पांस होना बड़ा लाजमी है, और जरूरत उस बात की है कि हिंदुस्तान एक अच्छी तरह से उनको जवाब दे ताकि वो दोबारा ऐसी हिम्मत ना करें। जरूरत है एक सख्त कदम उठाने की। आरवी शर्मा साहब, अब एक जहन में जो सवाल आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो किताबें पढ़ी है उसमें यही कि 1947 से, यानी भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद से, जो वहाँ के जो आर्मी ने एक शुरुआत की जम्मू कश्मीर को अस्त व्यस्त करने के लिए काबिलाई के भेस में, यानी प्लांट किया गया, और वो जो तरीका शुरू किया गया, मुझे लगता है कि नए नए तरीके से, नए नए टेक्नोलॉजी से वो अब तक चलते आ रहा है। शर्मा साहब। हाँ बिल्कुल, आप दुरुस्त कहते हैं जी। इसमें तो कोई शक व शुबा किसी को है ही नहीं, न भारत सरकार को है न किसी दूसरे को, कि इस प्रकार का ड्रोन अटैक, और ड्रोन वहां क्रैश हुए हैं और उनके साथ आईडी भी मिली है बाहर कोई बड़ा धमाका करने के लिए। इसलिए ये तो इस वक्त चर्चा का विषय है ही नहीं कि ये केवल आतंकवादियों द्वारा किया हुआ काम है। वहां इतना बड़ा और इस प्रकार का कोई अटैक एक मामूली आतंकवादी लोग नहीं कर सकते। इसलिए ये तो निश्चित रूप से है कि इसके पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री पावर है, उनकी जो डीप स्टेट है वो इसके पीछे है। बिल्कुल, तो क्या एक डोज की जरूरत है? इस पर हम अगर चर्चा करेंगे तो हम अपना समय लगाएंगे। सिन्हा साहब से हम जानना चाहेंगे जी। मैं पहले बात पूरी कर लूं। जी जी जी, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि रिस्पांस इसकी होनी चाहिए, और रिस्पांस इसकी होगी, और रिस्पांस इसकी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ये बात दुरुस्त है, न केवल पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल तौर पर इसका मैसेज जाए कि भारत इस प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगा, और आप निश्चित मानिए कि इसका प्रतिरोध होगा और अच्छी रिस्पांस होगी। जी। जो फटाफट वाली रिस्पांस है वो कोई रिस्पांस मीनिंगफुल नहीं होती। बिल्कुल। सिन्हा साहब, क्या जरूरत है एक डोज की पाकिस्तान को जो दोबारा इस तरह की हिमाकत ना करे? विद्यासागर साहब, देखिए, मैं मिलिट्री मैन हूं, 40 साल का तजर्बा है। कोई भी रिस्पांस इमीडिएट एंड क्विक नहीं होता है तो रिस्पांस नहीं कहलाता है। वो रिस्पांस यदि आपका कैलकुलेटेड है, ओन टाइमिंग पे है, ओन चूजिंग में है। देखिए, ये जमाना गया जब आपका कहीं पे भी होता है, आपका डिटरेंस उसी समय पैदा होता है जब आपके कुछ भी हुए और विदिन फ्यू आवर्स आपके रिस्पांस इतने तगड़े हों। उसके लिए आपको ये नहीं करनी है कि हम पूरी तहकीकात करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे। इसमें शक क्या आपको पैदा होती है जी जी कि ये अक्रॉस, हम ये कह रहे हैं वहां से आया। ये वीक स्टेट्स करती हैं आज के दिन, छोटे छोटे स्टेट्स भी जो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं, और इंडिया तो इमर्जिंग स्टेट है, वर्ल्ड पावर के रूप में हम उभरने वाले हैं। हम बात करते हैं कि क्वाड के अंदर में हम कर रहे हैं, हमारी रिस्पांस इतनी तगड़ी होनी चाहिए, खास करके पाकिस्तान के साथ। और वो आप बार बार वही होता है, टाइम ऑफ ओन चूजिंग, हम अपना सेलेक्ट करेंगे, 20 दिन के बाद आप रिस्पांस करते हैं और फिर रुक जाते हैं। मेरा ये मानना है ये बार बार आपको करना पड़ेगा, और इसी को प्रोएक्टिव ऑपरेशंस करते हैं। आपके लॉन्च पैड भरे पड़े, हमें हम लोगों को सारों को इंफॉर्मेशन है कि किस तरह से पाकिस्तान इसको डिस्टर्ब कर रहा है। वो गाइड ऑफ स्टॉपिंग द, और मुझे लगता है हमने
जी सिन्हा साहब, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये कब तक इस तरह से आतंकवादियों को, आतंक को एक्सपोर्ट करता रहेगा? क्या इसके लिए भारत कितना कारगर कदम उठाए या किस तरीके से रिस्पॉन्स करे कि हमेशा के लिए खत्म हो? क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं इस बातों से। विद्यासागर जी, देखिए, पाकिस्तान को आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान 70 से ज्यादा सालों से लगातार आपके साथ ये चीजें करता रहा है। ये 90 के दशक से कुछ ज्यादा ही है जी। जब उसने स्ट्रैटेजी ऑफ 1000 कट एंड हाइब्रिड वो लगातार करता रहा है। पाकिस्तान को आपने 2 टुकड़े कर दिए, उसके बाद भी वो नहीं मानता। देखिए, दुश्मन जब आपका चूंकि समय खत्म हो चुका है जी, सिन्हा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और निश्चित तौर पर हिंदुस्तान को इस पर क्विकली एक्शन होना चाहिए। हम छोटा सा रिएक्शन चाहते हैं कुलदीप खोड़ा साहब का। आप फाइनल रिएक्शन करिए कि क्या एक बहुत ही मजबूत कारगर कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, पाकिस्तान को पहली बार तगड़ा जवाब गोली जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई और उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई, जरूरत इस बात की है कि आपके पास जो रिस्पांस हो, और वो लाजमी है कि ये सोच समझ के और अपने टाइम पे और अपनी टारगेट चूजिंग पे करना है, जिसके लिए कुछ टाइम लग सकता है। लेकिन मैसेज पाकिस्तान को जाना जरूरी है कि अगर वो इस टाइप की हरकत करेंगे तो उनके लिए बहुत कॉस्टली होगा और दोबारा वो हिम्मत नहीं करने चाहिए जी। तो आपकी बात जो जरूरत है वो अलग टाइप की कार्रवाई की जरूरत है, जिसको पाकिस्तान हमेशा के लिए याद रखे। जी शर्मा जी, बहुत कम शब्दों में। रिस्पांस मजबूत होने वाली है, लेकिन रिस्पांस एप्रोप्रिएट होने वाली, और कोई रिस्पांस तुरंत करने वाले ऐसा नहीं है कि किसी ने थप्पड़ लगाया तो थप्पड़ लगा दिया। जी जी। अगर किसी की हड्डियां तोड़नी है तो उसके दूसरी तरीके होते। इसलिए मैं इस बात से, मैंने भी सेना में बहुत नौकरी की है, मैं ये जानता हूं कि मिलिट्री की रिस्पांस भी सब प्रकार से चारों पहलू सोचकर मजबूत तौर पे होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, और हम उम्मीद करते हैं कि जो जिस तरीके से ड्रोन हमले किए गए हैं, और ये लगभग प्रूफ हो गया है कि ये कोई आतंकी नहीं, आतंकी हमले का नाम दिया गया है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी का इसमें हाथ है। तो हिंदुस्तान को देर नहीं करना चाहिए, क्विक एक्शन होना चाहिए। फिलहाल इतना ही।